हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 12 फरवरी के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 12 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना ये जो है किसने की थी। तो देखिए, तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है ना, ये आपके 6 अक्टूबर 1839 को जो है कलकत्ता में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो वो किया गया था। तो देवेंद्र नाथ टैगोर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत पाकिस्तान युद्ध जो है ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो वो हुआ था। तो देखिए, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है ना, ये आपका वर्ष 1965 में हुआ था और इस समय जो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना जो वो चल रहा था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जो है जो आपका भारत चीन का जो युद्ध हुआ था ना 1962 में, ये भी आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुआ था। लेकिन जब क्वेश्चन में आपका ये दिया रहा है कि जब आपका 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, उस समय जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो देखिए, 1971 वाला भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जो है आपके चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर अवधि की बात कर ले तो ये जो आपका 1961 से 1966 तक रहा था और इस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है ना, ये भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक जो वो बनाना था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था 2024 में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद 21 सितंबर 2024 से जो है दिल्ली के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में जो है ये आपके आतिशी मारलेना को जो ये आपका नियुक्त जो वो किया गया था। तो ऑप्शन में आतिशी मारलेना आपका दिया गया था। तो आतिशी मारलेना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 भी आपका हो गया है। तो देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा ने जो ये बहुमत हासिल कर लिया है और भाजपा ने 70 में से जो है 48 सीटें जीतकर 26 साल बाद जो ये सत्ता में जो वो वापसी किए हैं। इसके अलावा अगर आम आदमी पार्टी की बात कर ले तो देखिए, आम आदमी पार्टी को 2025 के चुनाव में जो है ये आपका 40 सीटों का नुकसान जो वो देखने को मिला है। और आम आदमी पार्टी को जो है कितने सीटों पर जो वो आपका सिमट गया है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी जो है ना, ये आपका 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो है ये आपके 22 सीटों पर जो वो सिमट गए हैं। और वर्तमान में अगर बात कर ले कि दिल्ली के जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो देखिए वर्तमान में जो आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री है ना, ये आपके परवेश वर्मा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अपना था कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 में जो है ये कितने विशिष्ट संकेतकों का इस्तेमाल जो वो किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में गरीबी के आकलन के लिए जो है ये आपका 10 संकेतकों का इस्तेमाल जो वो किया गया था। वहीं अगर भारत के राष्ट्रीय MPI यानी आपका राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में आपके गरीबी को आकलन करने के लिए जो है ये आपका 12 संकेतक का इस्तेमाल जो वो किया गया था। तो यही आपसे पूछा गया था राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में। तो 12 संकेतक आपका करेक्ट आंसर होगा। जब आपसे वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में पूछा जाए तो 10 आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन में आपका राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक दिया गया था, इसलिए 12 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है। जहाँ पे कुछ ऑप्शन आपका वीटो इस प्रकार से ऑप्शन जो वो दिया गया था। तो वीटो का पावर तो राज्यपाल को जो है वो दिया गया है। इसके अलावा राज्यपाल की शक्तियों से जुड़ी अगर कुछ जानकारी की बात कर ले तो देखिए, राज्यपाल जो होते हैं आपके राज्य सरकार के प्रमुख होते हैं। इसके अलावा राज्यपाल जो होते हैं ना, ये राज्य विधानमंडल को बुलाने, इसके अलावा स्थगित करने और कुछ परिस्थितियों में भंग करने की भी शक्ति जो वो रखते हैं। इसके अलावा राज्यपाल जो है किसी ऐसे व्यक्ति
किसी को सजा या क्षमा करने, स्थगित करने या विराम देने या फिर माफ करने की शक्ति भी जो वो रखते हैं। इसके अलावा राज्यपाल जो है ना ये आपका अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब आपका राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदन सत्र में जो वो नहीं होते हैं, तब राज्यपाल जो है अध्यादेश जो है वो जारी कर सकते हैं। इसके अलावा राज्यपाल जो है ना ये महाधिवक्ता भी जो वो नियुक्त कर सकते हैं, जो राज्य सरकार का जो है मुख्य कानूनी सलाहकार भी जो वो होता है। तो ये जो आपके राज्यपाल से शक्तियों से जुड़ी जानकारी है जो कि आपके 3 ऑप्शन में जो ये दिए गए होंगे। इसके अलावा राज्यपाल की शक्तियों से जुड़ी अगर कुछ अगर क्वेश्चन की बात करें कि कौन सी शक्ति नहीं प्राप्त है, तो देखिए राज्यपाल को जो है ये मृत्यु दंड को माफ करने की शक्ति नहीं दी गई है। इसके अलावा राज्यपाल के पास जो है राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ भी जो वो नहीं दिया गया है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि द केमिकल फॉर्मूला फोर कार्बन चेन इन फ्यूल कॉमनली रेफर्ड टू एज, यानी ईंधन में 4 कार्बन श्रृंखला के लिए रासायनिक सूत्र जो है जिसे आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो देखिए ईंधन में 4 कार्बन श्रृंखला के लिए जो रासायनिक सूत्र होता है ना उसे जो आपका ब्यूटेन कहा जाता है, यानी C4H10 जो है इसे ही जो आपका ब्यूटेन जो है वो कहा जाता है। तो ब्यूटेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका N ब्यूटेन होता है ना ये ब्यूटेन के जो है सीधी श्रृंखला आइसोमर को जो ये आपका संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फीफा विश्व कप, ये आपका प्रश्न थोड़ा सा अटपटा जो वो देखने को मिला था। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में जो है भारत कौन से पायदान पे रहा था। तो देखिए फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में जो है भारत जो है ना ये आपके चौथे पायदान पर रहा था। तो चौथा पायदान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये आपका भारत में आयोजित किया गया था। और कितने स्थानों पर आयोजित किया गया था, तो ये आपके 3 स्थानों पर जो ये आपका आयोजित किया गया था। इसके अलावा बात कर ले इस टूर्नामेंट का फाइनल जो मुकाबला है ना ये किस स्टेडियम में खेला गया था। तो देखिए इस टूर्नामेंट का जो फाइनल मुकाबला है ना ये आपके नई मुंबई के DY पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो वो खेला गया था। और फाइनल मैच किनके मध्य खेला गया था। तो देखिए इस टूर्नामेंट का जो फाइनल मैच है ना ये आपका स्पेन और कोलंबिया के मध्य खेला गया था, जिसमें स्पेन ने कोलंबिया को जो है 1-0 से हराकर जो है इसका खिताब जो वो जीत लिया था। यानी अगर विजेता की बात करें तो ये आपका स्पेन रहा था और उप विजेता जो है ना ये आपका कोलंबिया देश रहा था। और इस टूर्नामेंट के अगर आधिकारिक शुभंकर की बात कर ले तो देखिए इस टूर्नामेंट का जो आधिकारिक शुभंकर यानी मैस्कोट जो रहा था ना ये आपका ईभा रहा था। और ईभा जो एक आपका एशियाई शेरनी है जो कि नारी शक्ति का जो ये आपका प्रतिनिधित्व जो वो करता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा TCS के द्वारा संस्करण भी पूछा जाता है। तो देखिए फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का जो है ये आपका टूर्नामेंट का जो है ये आपका 7वां संस्करण रहा था। और इसमें जो है टोटल 16 टीमें जो वो भाग ली थी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भारत के 3 स्थानों पर आयोजित किया गया था। और वो 3 स्थान कौन कौन से हैं, तो पहला आपका भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। इसके अलावा नवी मुंबई में आयोजित किया गया था। इसके अलावा गोवा में आयोजित किया गया था। तो अगर आपसे भारत का रैंक पूछा गया था तो चौथा पायदान आपका करेक्ट आंसर होगा। या फिर प्रश्न ये पूछा गया होगा कि भारत के कितने शहरों में आयोजित किया गया था। तो देखिए भारत के 3 स्थानों पर जो आयोजित किया गया था। तो अगर स्थान पूछा गया था तो 3 फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोनों में से जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको जो वो बता दिया है। इसके अलावा अगर बात कर ले फीफा विश्व कप 2022 के बारे में, हालांकि ये प्रश्न आपका नहीं आया था लेकिन मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे आपको बता दूं कि फीफा विश्व कप 2022 जो है ना ये आपका कतर देश में आयोजित किया गया था। और ये जो आपके कुल 8 स्टेडियम में जो ये आपका आयोजित किया गया था, जिसमें आपके टोटल जो है 64 मैच खेले गए थे और 32 टीमों ने जो है इसमें जो वो शामिल जो वो हुए थे। वहीं अगर बात कर ले इसका विजेता कौन रहा था, तो देखिए 2022 के फीफा विश्व कप का जो विजेता टीम है ना ये आपका अर्जेंटीना देश रहा था। और उप विजेता जो है ना ये आपका फ्रांस देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था, ये क्वेश्चन क्या लिखा है आप ये मत देखिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन जो बता रहा हूँ सुनिए आप उसको ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि जो आपका गरिमा हजारिका है ना जो कि आपके सत्रिया और ओडिसी नृत्य से संबंधित है, ये जो आपका किस राज्य से बिलोंग करती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका गरिमा हजारिका है जिनका आपका जो है 5 अगस्त 2022 को निधन हो गया था। और ये जो आपका सत्रिया और ओडिसी दोनों नृत्य से जो ये आपका संबंधित है। और ये जो आपके असम की जो वो रहने वाली थी। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मैं राज्य के बारे में कर रहा हूँ, ठीक है। राज्य पूछा गया था तो असम आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यामसे नाम का जो आदिवासी त्यौहार है ना, ये पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए यामसे की बात कर ले तो ये जो आपका नागालैंड के जो है पोखरी जनजाति का जो है ये आपका प्रमुख त्यौहार है, तो नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका त्यौहार है ना, ये फसल को आशीर्वाद देने के लिए जो है ये आपका त्यौहार जो वो मनाया जाता है और ये आपका प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को जो वो मनाया जाता है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि संतुलित जो बजट है ना ये क्या होता है। तो देखिए संतुलित बजट वह होता है जिसमें अनुमानित आय जो है अनुमानित व्यय के बराबर होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो है कितना प्रतिशत रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जो आबादी है ना, देश के कुल आबादी का जो है ये आपका 8.6% रहा था। यानी अगर बात कर ले नंबर में तो ये आपका करीब 14 करोड़ लोग जो है ये आपके अनुसूचित जनजाति में जो वो आते हैं। तो प्रतिशत में पूछा गया था तो 8.6% आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन किसी बच्चे ने बताया कि अनुसूचित जाति का पूछा गया था यानी शेड्यूल्ड कास्ट का पूछा गया था। तो देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की आबादी में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है ना ये आपका 16.6% रहा था। तो अगर अनुसूचित जाति का पूछा गया होगा तो 16.6% आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इन दोनों में से जो भी पूछा गया होगा मैंने जो आपको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि अनबर चक्रवर्ती कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो देखिए अर्नब चक्रवर्ती जो है ना ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो सरोद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि आपका प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था, सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में जो है किसने जो है आपके इस टूर्नामेंट में दूसरे सबसे कम आयु के टूर्नामेंट का खिताब जीतकर जो है ये इतिहास जो वो रचे हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इस टूर्नामेंट को इतिहास जो रचे हैं ना ये आपके 15 वर्षीय अनाहत सिंह ने जो वो इतिहास जो वो रचे हैं। तो अनाहत सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि ये जो आपके अनाहत सिंह है ये किस खेल से संबंधित है तो ये आपके एक स्क्वैश प्लेयर हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तंजावुर चौकड़ी जो है ये किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए तंजावुर चौकड़ी की बात कर ले तो ये जो आपका भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को जो है किस मंत्रिमंडल की अध्यक्षता वाली जो रिपोर्ट के द्वारा जो वो सौंपी गई थी। तो देखिए एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन जो है ना आपके जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने जो है एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत करने के सरकार के प्रस्ताव पर जो है एक रिपोर्ट भेजी थी। और इस प्रस्ताव में जो है देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव को जो है एक साथ कराने की वकालत भी जो वो किया गया था। तो ये किसके द्वारा जो है आपका भेजा गया था। तो ये आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो वो भेजा गया था। तो राष्ट्रपति जो आपके पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे तो इनकी अध्यक्षता में जो वो भेजा गया था। तो रामनाथ कोविंद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इसी के लिए जो है कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जो है संविधान का 129वां संशोधन विधेयक भी जो वो पेश किया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 12 दिसंबर 2024 को जो है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है इस विधेयक यानी वन नेशन वन इलेक्शन को जो मंजूरी है ना वो प्रदान किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि इनमें से कौन जो है प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आ जाता है। तो ये आपका कृषि, इसके अलावा वाणिज्य, मछली पकड़ना, खनन, शिकार, उत्खनन जैसी जो गतिविधियां होती है ना ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। और प्राथमिक क्षेत्र को ही जो है ये आपका कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि इन विच स्टोन एज वाज द ऑस्ट्रिच डिस्कवर्ड यानी शुतुरमुर्ग की जो खोज है ना ये किस पाषाण काल में हुआ था। तो देखिए शुतुरमुर्ग की जो खोज है ना ये आपके पैलियोलिथिक पीरियड यानी पूरा पाषाण काल में जो वो हुआ था। तो पूरा पाषाण काल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र का जो आपका परिभाषा पूछा गया था। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की अगर परिभाषा की बात कर ले तो देखिए किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले जीवों और उनकी भौतिक पर्यावरण के समुदाय को ही जो है ये आपका इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र जो वो कहा जाता है। और इकोसिस्टम में जो है आपके जैविक और अजैविक दोनों घटक जो वो होते हैं जो एक साथ मिलकर जो वो कार्य करते हैं।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इकोसिस्टम जो है ना एक आपका प्राकृतिक इकाई है और इसमें पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और अणुजीव जो वो शामिल होते हैं और इकोसिस्टम में जीवित और निर्जीव चीज़ें जो है एक साथ मिलकर जो वो कार्य करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर अर्थशास्त्र में जो है जीएनपी से आपका प्रश्न बना था। तो देखिए अर्थशास्त्र में जीएनपी का अगर मतलब की बात कर ले तो ये जो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, इसका फुल फॉर्म यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। और ये जो आपका जीएनपी है ना, ये किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी निश्चित अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य होता है और ये जो आपका किसी देश में आर्थिक सांख्यिकी का जो है एक हिस्सा भी होता है। इसके अलावा बात कर ले जो आपका जीएनपी की जो गणना है ना, ये कैसे की जाती है, तो ये आपके व्यक्तिगत उपभोग्य व्यय को जोड़ा जाता है इसमें। इसके अलावा सरकारी व्यय को भी जो है इसमें आपका जोड़ा जाता है, निजी घरेलू निवेश को भी जो है आपका जोड़ा जाता है, शुद्ध निर्यात को भी जो है ये आपका जोड़ा जाता है और विदेशी देशों में निवासियों द्वारा अर्जित सभी आय को भी जो है इसमें आपका जोड़ा जाता है। घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर विदेशी निवेशियों द्वारा जो है अर्जित आय को जो है इसमें जो वो घटाया जाता है। इसके अलावा अगर बात कर ले जीएनपी और जीडीपी में अंतर क्या होता है, तो देखिए जीडीपी जो होता है ना, ये किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी आउटपुट को जो वो शामिल करता है। वहीं अगर जीएनपी की बात कर ले तो ये जो आपका स्वामित्व के स्थान के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का जो ये आपका अनुमान लगाता है। और जीएनपी जो होता है ना, ये आपका जीडीपी का जो है ये आपका सुपर सेट होता है। इसके अलावा जीएनपी और जीडीपी के जो है अलग अलग वैल्यू भी जो वो हो सकते हैं। इसके अलावा अगर जीएनपी की बात कर ले तो ये जो आपका किसी देश के आर्थिक उत्पादन और समग्र मांग को मापने में जो है एक उपयोगी उपकरण भी जो वो माना जाता है। इसके अगर फॉर्मूला की बात कर ले, जीएनपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए अर्थशास्त्र में जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद का जो गणना करने की जो फॉर्मूला होता है ना, ये आपका जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एनआर का मतलब जो होता है ना, ये आपके विदेशों से शुद्ध आय प्राप्तियाँ होती है। इसको आपको जो है एनआर से जो है आपको एनपी का मतलब कि विदेश संपत्तियों के शुद्ध बहिर्वाह को जो है ये घटाना होता है। तो इस प्रकार जो आपका जीएनपी जो वो निकल कर आ जाएगा। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में आपका उत्थान शब्द का विलोम शब्द आया था। तो देखिए उत्थान शब्द का जो विलोम शब्द होगा ना, वो आपका पतन होगा। तो पतन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि सुनी शब्द का विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए सुनी शब्द का जो विलोम शब्द होता है ना, ये आपका बधिर होता है या फिर अनसुनी होता है। तो बधिर या अनसुनी में से जो भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा, तो दोनों में से जो भी दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था तालाब का जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए तालाब का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, ये आपका जलाशय होता है, सरोवर होता है, सर होता है, पुष्कर होता है, पोखरा होता है, इसके अलावा जलवान होता है, इसके अलावा सरसी, ताल, तड़ाग, ये सभी जो होते हैं ना तालाब के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक आपका पैराग्राफ में जो है आपका ग्रस्त शब्द का विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए ग्रस्त शब्द का जो विलोम शब्द होता है ना, ये आपका मुक्त होता है। तो मुक्त आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब स्टूडेंट का जो है फीडबैक में जान लेता हूँ कि कितने अटेम्प्ट जो है ये कर आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन जो है बच्चे ने भेजा था। बुसु जनजाति मैंने आपको बता दिया नागालैंड, सत्रिया वाला मैंने आपको बता दिया वो जो आपका पूछा गया था। तो ये आपका असम राज्य से जो वो बिलोंग करती है। उसके अलावा पारुल चौधरी का आया था प्राइमरी सेक्टर में क्या आता, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। ब्यूटेन आपका सही होगा, तो वो शायद फ्यूल वाला पूछा गया। हाँ ब्यूटेन आपका सही हो गया। इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इंडिया और पाकिस्तान का अगर 1971 क्वेश्चन में दिया गया होगा तो चौथा पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर सिर्फ आपका भारत और पाकिस्तान का युद्ध पूछा गया होगा तो देखिए जो आपका 1965 में हुआ था ना, ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। तो अब जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया होगा आप उसको जो वो सॉल्व कर लीजिएगा। दिल्ली की सीएम आतिशी मारलेना, ये तो मैंने आपको बता दिया। फीफा अंडर 1970 2022 में इंडिया की रैंक ये आपका चौथा पायदान पे रहा था। और कितने शहरों में आयोजित किया गया था, तो ये आपका 3 शहरों में आयोजित किया गया था। शुतुरमुर्ग की जो खोज है ये आपका पूरा पाषाण काल में हुआ था। तो ये तो आपका सही है। एक राष्ट्र एक चुनाव जो है आपके किसकी मंत्रिमंडल में, तो रामनाथ कोविंद आपका करेक्ट आंसर होगा। इकोसिस्टम की परिभाषा में मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अर्नब आपका अर्नब वाला पूछा गया था, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। 2011 की जनगणना में अनुसूचित जाति का पूछा गया था, तो 16.6% आपका करेक्ट आंसर होगा। अनुसूचित जनजाति का अगर पूछा गया हो तो 8.6% आपका करेक्ट आंसर होगा। तंजावर कला जो ये आपका तमिलनाडु का है, जो कि आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। इसके अलावा एक करंट से याद नहीं था, हाँ ये वाला आपको ध्यान रखना। आर्टिकल 1 में पूछा गया था कि भारतीय राज्यों का जो है
भारतीय, उसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया था, उसके बाद संघ है, तो ये दिया गया था। तो देखिए भारत जो है ना ये आपका राज्यों का संघ है, तो राज्यों का संघ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैं इंक्लूड करना भूल गया था, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि भारत राज्यों का संघ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। राज्यपाल से तो मैंने आपको बता दिया है, तत्वबोधनी सभा वाला देवेंद्रनाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर होगा। अर्थशास्त्र में जीएनपी भी मैंने आपको बता दिया है। 2024 से आपका जो एक करंट था, जो मैंने आपको बताया कि 10 जो आपका राष्ट्रीय वैश्विक जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स था ना, उसमें कितने संकेतकों का जो आपका आकलन किया गया था, तो राष्ट्रीय में आपका 10 किया गया था और वैश्विक में आपका 12 किया, राष्ट्रीय में आपका 12 किया गया था और वैश्विक में जो आपका 10 किया गया था। तो राष्ट्रीय का पूछा गया था, तो 12 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए सभी 20 प्रश्न जीके जीएस का जो है मैंने आपको करवा दिया है। उसके बाद बच्चे ने बताया कि मैथ्स जो था ना 15 जो है बच्चे ने किया था और 5 जो है बहुत हार्ड था, यानी कैलकुलेशन जो है ना ये बहुत जो लॉन्ग है ना वो देखने को मिला था 5 क्वेश्चन में। उसके बाद रीजनिंग में बताएं कि उन्होंने जो है 19 किए थे और एक जो है वो नहीं बना पाए थे। इसके अलावा अगर हिंदी की बात कर ले तो हिंदी इनके अकॉर्डिंग जो है ईजी जो है इस शिफ्ट में जो वो देखने को मिला था, उत्थान का विलोम आया था पतन होगा, सुनी का विलोम शब्द अनुसुनी होगा, तालाब का जो आपसे परिभाषित शब्द आया था और पैसे जो आया था ना यानी जो गद्यांश आया था, ये रेडियो टेलीविजन के आधुनिक युग काल के महत्व से जो है आपका पैसे जो वो देखने को मिला था। और बच्चे ने बताया कि ओवरऑल जो शिफ्ट था ये आपका मॉडरेट टू हार्ड था। मैथ्स ने हिला दिया है मुझे, मैं ट्रेन में हुआ अभी सर, बहुत थकान हो गई है और मैं इनका नाम जो वो पूरा नहीं ले सकता हूँ, हालांकि इनका नाम मुझे पता है लेकिन ये पटेल करके हैं, लेकिन मैं एसएससी के नोटिस के अकॉर्डिंग मैं इनको तो आपको जो है वो नहीं बता सकता, क्योंकि एसएससी का रूल है कि मतलब क्वेश्चन एनालिसिस नहीं करवाना है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो ये गलत नहीं लगता, क्योंकि क्वेश्चन एनालिसिस करवाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत लोगों का मेंटलिटी क्या होगा मुझे ये नहीं पता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा मुझे गलत नहीं लगता है, ठीक है। तो इसलिए मैं एनालिसिस करवाता हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना प्रोस्पेक्टिव होता है, लोग क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग मुझे गलत नहीं लगता है, इसलिए मैं ये करवाता हूँ। अगर जिस दिन मुझे ये गलत लगेगा तो मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। लेकिन एनालिसिस से हो सकता है कि बच्चों को ही फ़ायदा होता है। उसके बाद बताया कि मैंने 72 एक्यूरेसी के साथ किए हैं और 8 जो वो तुक्के मारे, यानी टोटल जो है इन्होंने जो है 80 क्वेश्चन जो वो अटैम्प्ट जो वो कर दिए थे। और इनका जो शिफ्ट रहा था ये आपका 3 से 4 PM, आप देख सकते हैं कि थर्ड शिफ्ट में जो है इन्होंने जो वो एग्ज़ाम दिया था। और देखिए एनालिसिस क्यों मैं बता दूं कि मेरे लिए गलत नहीं है, क्योंकि जो बच्चे अगर सालों भर अगर पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनके लिए तो एनालिसिस कोई मायने नहीं रखता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा एनालिसिस देख कर ही अगर चला जाए तो ऐसा थोड़े कि जीके का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका कितना रिपीट होता है, 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट होता है। और मैं मैथ्स का क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाता हूँ क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन जो वो रिपीट होता है, लेकिन जीके जीएस के क्वेश्चन आपको रिपीट उतना देखने को नहीं मिलता है, इसलिए मैं जीके जीएस के और हिंदी के क्वेश्चन करवाता हूँ। और कोई बच्चा सोचेगा कि एग्ज़ाम जब आएगा तब मैं पढ़ के निकालूंगा, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। जो बच्चे सालों साल भर मेहनत करते हैं वही जो है इस एग्ज़ाम को जो वो निकाल सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये मुझे गलत नहीं लगता, अब जिसकी जैसी सोच। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। और मैं इस बच्चे को जो है तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने जो है टोटल प्रश्न जो वो मुझे टेलीग्राम पर जो वो भेजे थे। तो इसी तरह आपका जब भी एग्ज़ाम हो तो आप भी अपने प्रश्न को जो है इस प्रकार से भेजा कीजिए। मैं आपका नाम रिवील नहीं करूँगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप पे कोई भी आपको जो है खतरा नहीं मोल लेने दूंगा, ठीक है। जो भी होगा मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा, तो आपको प्रॉब्लम की कोई ज़रूरत नहीं। आप बस क्वेश्चन भेजिएगा, मैं आपका नाम जो वो रिवील नहीं करूंगा। तो अगर आपको रियल एनालिसिस लगा हो तो चैनल को तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।